हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सपाउंडिंग केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 15 को टारगेट करेंगे। ग्रुप 15 में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जो बेसिक ट्रेंड्स है, एक्सेप्शन से इस लेक्चर में कंप्लीट किया है सिर्फ 15 मिनट्स और उससे भी कम में, क्योंकि ये चैप्टर की एनसीईआरटी में हम देखा जाए तो बहुत सारा कुछ है लर्न करने के लिए, जो मैं आपको 15 मिनट्स में लर्न करवा दूंगी। और इसका पीडीएफ भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जगह जगह पे जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है ये वाले लेक्चर, उसमें मैंने ये भी लिखा है कि नीट में कौन कौन से क्वेश्चन कौन से साल में इस टॉपिक से पूछा गया है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, ग्रुप 15 की एलिमेंट्स तो डाउन द ग्रुप हमें याद कर लेना है, जो भी ऑर्डर है। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई में कोई एक्सेप्शन नहीं है, पर हमें फिर भी समझना चाहिए कि इसमें हल्का सा जो एनसीईआरटी लाइन से क्या क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, नाइट्रोजन फॉस्फोरस जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तब है कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज होती है, पर जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के बीच में इतनी भी सडन इंक्रीज नहीं होती एटॉमिक रेडियस में। क्यों? क्योंकि वहां पे डी और एफ ऑर्बिटल्स जो है वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, और इनकी जो होती है ना डी और एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है। इसलिए जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना वो न्यूक्लियस से बहुत ही टाइटली होते हैं अरेंज्ड। इसकी वजह से जो है इतना एक्सपेंशन नहीं होता एटॉमिक रेडियस में। तो ये जरा सा एनसीईआरटी लाइन से पूछा जा सकता है, तो इसमें एक्सेप्शन तो नहीं है, वही इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई हो गया। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब तो हमें पहले पता होना चाहिए, मतलब एंथैल्पी यानी कितनी एनर्जी चाहिए, जबकि जब एक एलिमेंट एक टेंडेंसी होती है लूज इलेक्ट्रॉन करने के लिए, उसमें से आयोनाइज करनी है, इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना है, वो ताकत को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी एंड इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखिए, एनसीईआरटी लाइन में, एनसीईआरटी बुक में मैंने एक इम्पॉर्टेंट लाइन देखी है कि इसमें एक्सेप्शन नहीं है, तो हम याद कर लेंगे हाँ भाई ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रहा है। पर अगर इंडिविजुअल पूछ लिया कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड, उसमें क्या होगा? H3 सबसे ज्यादा होगा। ये मैंने नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेके लिखा है। देखिए क्यों ऐसा, देखिए अप से डाउन जाते हैं तो डिक्रीज तो होता है, पर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो होगी तो ज्यादा, इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी तो लगेगी, पर उससे ज्यादा एनर्जी लगेगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में, उससे भी ज्यादा एनर्जी लगेगी थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, पूछा जा सकता है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ऑर्डर क्या है। वही रीजन मैंने यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में। इसमें भी कुछ खास एक्सेप्शन नहीं है, पर बेसिक ट्रेंड समझ लेते हैं। सेम एटॉमिक रेडियाई जैसी है, क्योंकि जब नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जाते हैं तो एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है वो मैं बताना भूल गई। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कितनी अच्छे से वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जाएंगे तो सडन ड्रॉप दिखा है, कितना बड़ा गैप है, पर जब आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के बीच में ये जो डिक्रीज है, इतना भी डिक्रीज नहीं है, ये 2 है, ये भी 2 अराउंड है, और ये 1.9, इतना सारा ड्रॉप है नहीं। क्यों? वही रीजन है, ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, जो बिस्मथ होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत वीकली होल्ड करके रखता है, और नाइट्रोजन क्यों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी? हाँ, उसकी साइज स्मॉल है, उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही हाई है, साइज छोटी है ना, इसलिए उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होती है। ओके, अब शुरू होता है इंपॉर्टेंट स्टोरी नाइट्रोजन की एक्सेप्शन की, क्योंकि सब कुछ जो है वो निर्भर करता है नाइट्रोजन पर ही। हमें पता है नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है, ठीक है, वो N2 में एग्जिस्ट करता है। हाँ, बहुत पुराने PYQ देखा जाए तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो N2 डाई नाइट्रोजन गैस है नाइट्रोजन की, उसमें 2 नाइट्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है? देखिए, लोन पेयर को इसमें काउंट नहीं करना है, टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। हाँ, और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी आप सोचिए कि उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी हाई होगी, इसे तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी होगी। इसलिए N और N ट्रिपल बॉन्ड जो है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रांग होती है।
इसीलिए ये एक इनएक्टिव एलिमेंट है जो भी एक पीवाईक्यू में पूछा गया है। ओके, अब हम कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं? देखिए एनसीईआरटी में एक लाइन है, द बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू यानी नाइट्रोजन की सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगी। देखिए, डू नॉट मिक्स बॉन्ड एंथैल्पी जो इंट्रामोलिकुलर होती है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में मॉलिक्यूल के अंदर की जो बॉन्ड है वो उसे बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि अगर ये इतनी स्ट्रांग है तो इसको तोड़ना है तो इसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होगी ना। इसकी ये जो कहने का मतलब है, इसकी हाई बॉन्ड एंथैल्पी है, मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड। जबकि हम जो बॉइलिंग पॉइंट की जो लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, उसमें लिखा है कि नाइट्रोजन की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। क्यों? क्योंकि हम एक N2 मॉलिक्यूल को दूसरे N2 मॉलिक्यूल से अलग करना है। इसलिए हम बोलते हैं नाइट्रोजन की जो ये ग्रुप है, ग्रुप 15 की बॉइलिंग पॉइंट है, वो टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट है, हाँ, तो क्या चीज हमें इसमें क्लियर हो जाती है कि हाँ, नाइट्रोजन ही अकेला गैस है पूरे ग्रुप 15 में और बाकी सब सॉलिड्स है। हाँ, सिर्फ नाइट्रोजन के अलावा सारे एलिमेंट्स जो है एलोट्रोपी शो करेंगे। सही सी बात है, नाइट्रोजन तो N2 ही बना सकता है और वो गैस है तो उसमें इतनी वो क्षमता ही नहीं कि वो एलोट्रोपी फॉर्म्स ले सके। ठीक, ओके, तो नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रोपी। नेक्स्ट है, हाँ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स आर पॉलीएटमिक, राइट। देखिए ये पीवाईक्यू में पूछा गया, अभी आगे मैं बताऊंगी। सिर्फ N2 एग्जिस्ट करता है, P2 कभी एग्जिस्ट नहीं करता। सारे P और जो आर्सेनिक एंटीमनी वो सारे पॉलीएटमिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ, ये हुई N2 की जब ट्रिपल बॉन्ड होती है, पर जब N और N नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तब जो सिंगल बॉन्ड ट्रेंड है वहां एक्सेप्शन रह के आ जाता है। अब जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन की सिंगल बॉन्ड वीकर है और फास्फोरस और फास्फोरस की सिंगल बॉन्ड थोड़ी स्ट्रॉन्गर है। क्यों? देखिए नाइट्रोजन और देखिए ये छोटा एलिमेंट है, ये छोटा एलिमेंट है, ये दोनों की बॉन्ड लेंथ कम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन इतने अच्छे से जोर से रिपेल हो गए, इनकी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतनी ज्यादा होगी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, ये जल्दी से जुदा हो जाएंगे, मतलब टूट सकता है। जबकि फास्फोरस और फास्फोरस में ऐसा नहीं है। इसलिए एंथैल्पी देखा जाए सिंगल बॉन्ड्स में तो फास्फोरस की ज्यादा है नाइट्रोजन से एंड देन आर्सेनिक की। हाँ, इसलिए नाइट्रोजन से नाइट्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड की कभी कैटेनेशन आपको ऐसी कोई बॉन्डिंग दिखेगी नहीं कि N से N, फिर N सिंगल बॉन्ड N, फिर से N सिंगल बॉन्ड N, कैटेनेशन कभी होगी नहीं। तो ये सारे नाइट्रोजन के प्रॉपर्टीज है। हाँ, डी ऑर्बिटल्स इसमें नहीं है, 1s2 2s2 2p3 कोई डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो इट कैन नॉट फॉर्म डी पाई p pi bonds like other elements in its group. Okay, it has unique ability to form p pi multiple bond with itself and with other elements having small size and high electronegativity. यानी कार्बन ऑक्सीजन जो उससे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे वो p pi बॉन्ड बना सकता है। और ये पूछा गया था दूसरे नीट पीवाईक्यू में, इसके ऊपर से एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अभी एक ब्रेक लेते हैं जिसमें हम एक पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। मैं आंसर अभी बताती नहीं हूँ। इसमें पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन एग्जिबिट्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे। ठीक है, NH3 की आपको मिलेगी -3, N2H4 की आपको मिलेगी -2, इसकी -1/3 और NH2OH की होगी -1। तो अब हम जल्दबाजी में क्या करेंगे, -3 देखेंगे, 3 बड़ा नंबर है, उसको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट समझ के NH3 को टिक करके आएंगे, पर वो गलत है। -1/3 वाला आंसर सही रहेगा क्योंकि ये नंबर ज़्यादा क्लोज है पॉजिटिव नंबर से। हमें पूछा गया है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि जब प्लस में होता है तो हम +5 को ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं इन कंपेरिजन टू -1, वैसे ही -1/3 इसमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो इसका आंसर होगा N3H। तो जब भी एग्जाम में हम क्या है, वैसे भी पैनिक कंडीशन में होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तो क्या है एग्जाम का माइंड जो है ना बहुत ही तेज रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए घर से प्रिपेयर करके जाना है कि मैं एग्जाम में क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ूंगा और फिर सॉल्व करूंगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ?
नेक्स्ट है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाती है तो उसमें क्या है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी आपकी नाइट्रोजन की कोई भी ऑक्साइड कंपाउंड में, उतनी ज्यादा वो एसिडिक होगी। ये गोल्डन रूल है। पहले तो आप सारे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जिसमें मिलेगी वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि आपको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स दे देंगे, फिर करेक्ट ऑर्डर फाइंड करना है। हाँ, नाउ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और अमंग दूसरे जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है उसमें कंपैरिजन किया जाए तो देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर ऑब्वियसली उसकी ऑक्साइड के साथ क्या ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ये जो कंपाउंड है इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो नाइट्रोजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा, इसलिए अमंग दिस नाइट्रोजन N2O5 की एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। ओके हाँ, ऑक्साइड्स के बारे में एक लाइन लिखी है कि ऑल एलिमेंट्स फॉर्म, हाँ ये अभी नीट 2025 में ही पूछा गया था कि ऑल एलिमेंट्स दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, E2O3 एंड E2O5, और जस्ट स्टेटमेंट था कि एंटीमनी O5 बनता ही नहीं है। नहीं, बनता तो है पर अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। देखिए जो पहले दो होते हैं ना ऊपर के, वो प्योरली एसिडिक होता है, ओके, और जो बाद के दो होते हैं E2O3 वो होते हैं एम्फिटेरिक, बीच वाले, और बाद में जो बिस्मथ है वो मेटेलिक कैरेक्टर के ज्यादा होते हैं, तो प्रीडोमिनेंटली वो बेसिक होता है। हाँ, एक जैकपॉट क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि नीट, हाँ हमने अभी तक हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हमारे माइंड में बैठ गया होगा कि वो मोस्टली एसिडिक होगा, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और आप कोई भी कंपाउंड देखेंगे तो आप उसको एसिडिक टिक करके आएंगे। नहीं, देखिए जब नाइट्रोजन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये बहुत IMP है, जब नाइट्रोजन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है या +1 या +2 स्टेट में, तो वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ओके, दिस वाज द एक्सेप्शन। नेक्स्ट, ये वही मैंने टॉपिक्स, इस जो PDF मैंने बनाई है, ये लेक्चर जो बना है, इसमें जो नीट के PYQs है, जो टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं ग्रुप 15 में से, मैंने उसी को इंक्लूड किया है, तो आप इसको जरूर से रिवाइज करिएगा थरोली। ओके, नाउ अभी ऑक्सीजन के साथ हमने देख लिया, नाउ रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन यानी हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब जो NH3 होता है, हमें सबको पता है उसकी जो उसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से ये बहुत ही स्ट्रांग होती है। NH बॉन्ड जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगी। क्यों? हाँ, अभी इसमें जो हाइड्राइड्स की जो बॉइलिंग पॉइंट है उस किस बेसिस पे उसकी अरेंजमेंट हुई है, देखिए इट इज बेस्ड ऑन द हायर मॉलिक्यूलर मास एंड साइज। जितनी साइज बड़ी होगी हाइड्राइड की, उतनी ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। इसलिए ये मत रख देना कि NH3 सबसे आगे रख दो। ये जो ऑर्डर है वो बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास एंड साइज, इसलिए बिस्मथ हाइड्राइड सबसे बड़ा होगा, वो सबसे लोअर है ना, सबसे डाउन द ग्रुप है, उसकी साइज बड़ी है, ठीक है। तो BiH3, फिर SbH3, फिर NH3, फिर आर्सेनिक, फिर सबसे छोटा होगा PH3। ये वाला PYQ पूछा गया है, देखो बहुत पहले, वापस से पूछा जा सकता है कि PH3 हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड इज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर मास एंड साइज। नेक्स्ट है हाँ 1996 यानी बहुत पुराने PYQ में पूछा गया है, बेसिक कैरेक्टर क्यों नाइट्रोजन की ज्यादा है, NH3 की ज्यादा है, फिर मतलब वही ट्रेंड है, ऊपर से नीचे जा रहा है, पर नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो लोन पेयर होती है ना NH3 में, वो बहुत ही एक्टिव लोन पेयर है, वो हाईली अवेलेबल होती है डोनेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो नाइट्रोजन की साइज छोटी है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें जो लोन पेयर है वो इतने लोकलाइज इनफ है, वही बैठा रहता है और जैसे ही कोई आता है उसको दे देता है। जबकि फॉस्फरस जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ना, इनमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर घूमते रहते, इतने लोकलाइज नहीं है, इसलिए वो डोनेशन के लिए इतने अवेलेबल नहीं है उनके लोन पेयर्स। जबकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से इसके लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए, इसलिए बेसिक कैरेक्टर की जो ऑर्डर है वो इस तरीके से जाएगी। हाँ, कंसिक्वेंटली अगर हम देखा जाए, ये सारे NCERT के लाइन्स है, मैंने लिखा है कैन बी आस्क्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने कुछ अपने आप से बनाया नहीं है, मैंने समराइज किया है पूरा ग्रुप 15 का जो पार्ट है ना P ब्लॉक के चैप्टर में से। देखिए कंसिक्वेंटली यही लिखा है कि रेड्यूसिंग कैरेक्टर हाइड्राइड्स की इंक्रीज होती है इन दी ऑर्डर क्यू। देखिए
अभी BiH3 हम सोचेंगे कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो तो डाउन द ग्रुप है। हाँ, डाउन द ग्रुप है, पर BiH3 की अभी हमने क्या बोली थी कि उसकी हाई मॉलिक्यूलर मास और उसकी साइज ज़्यादा है, इसलिए BH बॉन्ड जो है बहुत ही वीक होगा। साइज जितनी बड़ी, ये दोनों के बीच में बॉन्ड उतना वीक, इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है। जबकि NH3 उसमें स्ट्रॉन्ग NH बॉन्ड्स है और वो वीकेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है। तो इस हिसाब से हमें ऑप्शंस देखने हैं और करेक्ट करने हैं। सारे PYQs में से टॉपिक्स है। अब है कौन सी प्रॉपर्टी जब वो रिएक्टिविटी उसकी हैलोजेंस के साथ कैसी रहती है। हाँ, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि नाइट्रोजन जो है कभी पेंटा हैलाइड बनाता ही नहीं है। पेंटा हैलाइड यानी बहुत सारे हैलाइड्स, 5 हैलाइड। ओहो, इसके लिए तो उसके पास d ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, क्योंकि क्लोरीन वोरीन में सब में तो उनकी साइज इतनी बड़ी होती है, इलेक्ट्रॉन को एक और आगे शिफ्ट करनी पड़ेगी बॉन्डिंग ओवरलैप करने के लिए। पर कैसे करे, उसके पास तो d ऑर्बिटल ही नहीं है, इसलिए पेंटा हैलाइड बनने की उसकी क्षमता है ही नहीं। तो ये सब में से अगर पूछा जाए कि कौन सी फ्लोराइड होती ही नहीं है, वो है NF5। ठीक है। अब एक और, हाँ, 2019 में एक PYQ पूछा गया था कि फॉस्फरस की जो पेंटा हैलाइड है वो नॉन रिएक्टिव है। जो नॉन रिएक्टिविटी की बारे में है PCl5, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? देखिए, जो पेंटा हैलाइड्स होती है वो मोर कोवेलेंट इन नेचर होती है, वो जल्दी से टूट जाएगी, तो वो लेस स्टेबल है और वो ज्यादा रिएक्टिव है, ना कि ये। तो ये स्टेटमेंट तब जो है वो आप देख लेना PYQ, ये स्टेटमेंट गलत थी कि PCl5 इज नॉन रिएक्टिव। ये सारी NCERT की लाइंस है, मैंने लिख दी है कि जो ट्राई हैलाइड्स जो है इस ग्रुप के एलिमेंट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन, वो सारे स्टेबल होते। यानी अगर इसकी जगह PCl3 होता ना, वो PCl3 ज्यादा स्टेबल होता और वो नॉन रिएक्टिव होता। ठीक है। हाँ, इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज स्टेबल। ओके, NF3 ही आपको मिलेगा, NBr3 NCl3 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की साइज और फ्लोरीन की साइज दोनों कंपैरेटिवली सेम है, इसलिए इसमें ओवरलैप बहुत अच्छे से होगी। बाकी आप ब्रोमीन देखोगे, क्लोरीन के साथ उनकी साइज की बहुत मिसमैच है, तो वो मॉलिक्यूल सबसे पहले स्टेबल होगा ही नहीं, इसलिए NF3 ही स्टेबल है। ये आपको पूछा जा सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि NCl3 पॉसिबल है? नो। ओके, एंड BIF3 इज आयोनिक कंपाउंड, इट्स नॉट कोवेलेंट। मोस्टली कंपाउंड्स जो ग्रुप 15 के है ट्राई हैलाइड्स कोवेलेंट नेचर के होते हैं, पर बिस्मथ के आयनिक होते हैं फजान्स रूल की वजह से। ठीक है, बस इतना ही था जो मैंने ये सारे आपको जो बताया ना। आपको कहीं पर भी कुछ भी हार्ड लगा, सारे मैंने इजी करके ये PDF में आपको बना दिया है। समरी शीट जो है वो भी मैंने इस PDF में डाल दी। मैं इसको अभी रीड आउट नहीं करूंगी क्योंकि आपको ज़्यादा हो जाएगा। आप खुद से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और पॉज करके एक बार रीड कीजिए। जो अभी तक हमने पढ़ा वही मैंने एक समरी शीट में लिख दिया है। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो और ग्रुप 15 आपकी पक्की हो जाए। थैंक यू सो मच।